हेलो एवरीवन। सो एज यू ऑल नो कि लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल, है ना। तो फर्स्ट मॉडल हमने डिस्कस किया था कोड एंड फिक्स मॉडल। अभी मैं सिर्फ बेसिक ब्रीफ कर रही हूँ। कोड एंड फिक्स मॉडल हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया था एंड सेकंड हमने कंप्लीट किया था एसडीएलसी मॉडल, है ना। तो ये दोनों मॉडल अलग क्लियर हो गए होंगे आप लोगों को। तो कोड एंड फिक्स और एसडीएलसी जो हमारे बेसिक प्रोसेस मॉडल हैं, ये हमने दोनों कल कंप्लीट किए थे। अब इसके आगे के मॉडल्स को हम कंटिन्यू करेंगे। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे इंक्रीमेंटल मॉडल। सो थर्ड वन इज इंक्रीमेंटल मॉडल, है ना। अब जैसे इसके नेम से क्लियर हो रहा है कि इंक्रीमेंटल मॉडल में क्या होगा, है ना, कि कुछ चीज को हम इंक्रीमेंट कर सकते हैं, इंक्रीमेंट होने के चांसेस हैं। सपोज दैट इंक्रीमेंटल मॉडल में क्या हो सकता है कि सपोज दैट हमने कोई भी सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट आई, उसके बाद हमने उसको डिजाइन करना स्टार्ट कर दिया। तो जब ये फेज चल रहा है, जब हमारा डेवलपमेंट का फेज चल रहा है, उस बीच में अगर कोई न्यू रिक्वायरमेंट आती है, कोई सडन रिक्वायरमेंट आती है, तो वो हम इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, इंक्रीमेंट उसमें उस रिक्वेस्ट को हम कर सकते हैं। बट एक मतलब बेसिक कंडीशन है कि वो जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ही प्रिसाइज होना चाहिए, क्योंकि आप ऑलरेडी डेवलपमेंट फेज में है और उसमें आपको न्यू रिक्वायरमेंट को ऐड ऑन करना है। तो ये तब अप्लाई होगा जब हमारी रिक्वायरमेंट बहुत ही प्रिसाइज होनी चाहिए। तो इंक्रीमेंटल मॉडल में ये वाला टास्क हम परफॉर्म कर सकते हैं। अब इसका एक बेसिक एग्जांपल देती हूँ मैं, उससे आपको बेटर समझ आएगा। सपोज दैट जैसे कुछ समय पहले की बात है, सपोज दैट मेरे एक अंकल हैं, उनका एक हाउस है जो कि उन्होंने कंस्ट्रक्ट कराया था 30-35 ईयर बिफोर, ठीक है। तो उसका जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर होगा या उसका जो भी आर्किटेक्चर होगा, वो किस तरीके का होगा, जो ऑफकोर्स 30-35 ईयर बिफोर जिस तरीके के हाउसेस कंस्ट्रक्ट होते थे, तो उस तरीके से बना हुआ है। बट सडन अभी उनके उनके जो बच्चे जो थे वो वापस आना चाह रहे हैं, अपने घर में सेटल होना चाह रहे हैं। तो अब दो तरीके हैं। तो सभी ने सजेस्ट किया कि एक काम करिए, आपके पास जो एक्स्ट्रा स्पेस, आपने जो ओपन स्पेस छोड़ रखा है, उसमें कंस्ट्रक्ट करा लीजिए अकॉर्डिंग टू देयर नीड। रूम कंस्ट्रक्ट कराना है और भी जो भी कुछ कंस्ट्रक्ट कराना है। तो इसका मतलब क्या है, जो एग्जिस्टिंग है उसमें हम जो हमारी अभी करंट में नीड है उसको हम क्या करें, एड ऑन कर लें उसके अंदर। ये सबसे बेटर ऑप्शन है, इन प्लेस ऑफ कि आप पूरा उसको हाउस को रिकंस्ट्रक्ट कराएं, क्योंकि उसमें टाइम भी ज़्यादा जाएगा और ऑफकोर्स आपका एक्सपेंस भी ज़्यादा होगा कि आप पूरा उसको रीडिज़ाइन कराएं। तो उससे बेटर है कि हम क्या करें, जो एग्जिस्टिंग डेटा है, एग्जिस्टिंग है सॉफ्टवेयर, उसमें जो एडिशनल पॉइंट्स हैं वो हम ऐड ऑन कर सकते हैं। तो इससे आप रिलेट करो, ये हम जैसे ये तो एक हाउस के कॉन्टेक्स्ट में मैंने आपको बताया, वैसे ही जब हम इसके सॉफ्टवेयर के साथ में वर्क करते हैं तो इसमें भी वही कर सकते हैं कि जो सॉफ्टवेयर हम डेवलप कर रहे हैं वो तो हम कर ही रहे हैं, इसके अलावा अगर कोई एक्स्ट्रा नीड है या किसी को एक्स्ट्रा कुछ फीचर्स ऐड ऑन कराने हैं तो वो ड्यूरिंग डेवलपमेंट फेज हम इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। तो इंक्रीमेंटल का नाम से क्लियर हो रहा है कि इंक्रीमेंट करने के यहाँ पे चांसेस हैं। तो ये सारी फंक्शनलिटी होती है इंक्रीमेंट मॉडल के अंदर। अब इसके जो फेजेस थे वो फेजेस वही रहेंगे, फेजेस चेंज नहीं होंगे। रिक्वायरमेंट एनालिसिस जो वहाँ होती थी वो इसमें भी होगी ऑफकोर्स, ठीक है। जो हम रिक्वायरमेंट गैदरिंग का प्रोसेस था वो यहाँ पे भी होगा। उसके बाद एनालिसिस जो हम करते थे, एनालिसिस फेज एग्जीक्यूट होता था, वो यहाँ पे भी एग्जीक्यूट होगा एज इट इज। उसके बाद हम इम्प्लीमेंटेशन फेज में जाते थे। इससे पहले हमारा आएगा डिजाइन, डिजाइन के बाद इम्प्लीमेंटेशन जो एज इट इज फेज होता था वो रहेगा। इम्प्लीमेंटेशन के बाद आता था हमारा टेस्टिंग फेज। तो फेजेस चेंज नहीं होंगे, फेजेस वही रहेंगे, लेकिन इसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी है कि ड्यूरिंग डेवलपमेंट हम ऐड ऑन कर सकते हैं, जो कि एसडीएलसी में पॉसिबल नहीं था। एसडीएलसी में क्या होता था कि सारी रिक्वायरमेंट्स जो है हमारी, वो हमारी इनिशियल फेज में ही डिफाइन करनी पड़ती थी, क्योंकि उसमें बैकवर्ड जाने का ऑप्शन नहीं था, ठीक है। उसमें बॉटम टू टॉप अप्रोच थी ही नहीं। अगर हम सपोज अगर हम कोडिंग फेज पे हैं, इम्प्लीमेंटेशन फेज पे हैं, उसके बाद अगर हमें बैकवर्ड जाना है, डिजाइन में कोई चेंज करना है, तो पॉसिबल नहीं था, ठीक है। लेकिन इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम ऐड ऑन कर सकते हैं। तो ये इंक्रीमेंट मॉडल है। एक बार आप लोग देख लीजिएगा कि यहाँ तक इसमें कोई चीज प्रॉब्लम है।
ठीक है, एक बार देख लो, अगर नोट डाउन करना हो तो उसको कर लो कि इंक्रीमेंट मॉडल में और एसडीएलसी में अगर डिफरेंस पूछा जाए तो क्या हो सकता है। इसमें ड्यूरिंग डेवलपमेंट फेज वी आर एड ऑन सम एडिशनल रिक्वायरमेंट जो कि एसडीएलसी में पॉसिबल नहीं था। ठीक है, तो ये हमारा इंक्रीमेंटल मॉडल है, यानी कि इंक्रीमेंट होने के चांसेस होते हैं किसी भी फेज में हो, एनालिसिस में हो, डिजाइन में हो, कहीं भी हो, किसी भी फेज में आप हो, आप उसमें एड ऑन कर सकते हो चीजें। ठीक है, तो इंक्रीमेंट यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब इसी के साथ में सेम इंक्रीमेंट जैसा ही लगता है जो कि होता है हमारा आइटरेटिव मॉडल, लेकिन इसमें और इंक्रीमेंट में डिफरेंस है, बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है, लेकिन डिफरेंस है, दोनों सेम नहीं है। बहुत से लोग बोलते हैं दोनों मॉडल सेम है, पर दोनों सेम नहीं है, थोड़ा सा वेरिएशन है दोनों में। इंक्रीमेंट में आपको जैसे क्लियर हो रहा है ना कि एग्जिस्टिंग में इंक्रीमेंट करना है, आइटरेटिव में थोड़ा सा चेंज है, इसमें होता है रीडिजाइन करना। रीडिजाइनिंग करना। अब जैसे हम उसी एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं हाउस वाले को। ठीक है, दो ऑप्शन थे कि आपका जो ओल्ड हाउस है वो उसको आप रहने दो और आप जो आपका ओपन स्पेस है उसको यूटिलाइज करो और उसमें अभी के आर्किटेक्चर के हिसाब से उसमें आप जो भी एड ऑन कराना चाहते हो, लिविंग एरिया एंड ऑल, वो आप करा सकते हो। सेकेंड ऑप्शन वो किसके अंदर आ सकता था, इंक्रीमेंट के अंदर। अब उसी एग्जाम्पल को हम लाते हैं आइटरेटिव में। कैसे पॉसिबल है कि उन्होंने क्या किया, बोला नहीं ये ऐसा नहीं चाहिए, तो उन्होंने क्या किया, जो ओल्ड स्ट्रक्चर है वो ओल्ड उसको पूरा ब्रेक करो और उसके बाद रिकंस्ट्रक्ट करो। जो भी वो हाउस था उसको उन्होंने क्या कराया, रिकंस्ट्रक्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो आपका पुराना है उसको पहले ब्रेक डाउन करो और नया फ्रेश आप डेवलप करो। तो इस मॉडल में भी, सॉफ्टवेयर के केस में भी यही होगा। ये तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था एक हाउस का, से आप रिलेट कर पाए होंगे कि उसमें उसी हाउस में ऐड ऑन कर दो और इसमें नया हाउस पुराना वाला तोड़ के आप नया बनाओगे। तो इसमें क्या होगा, ऑफकोर्स टाइम भी ज़्यादा लगेगा और एक्सपेंसिव भी होगा एज कम्पेयर टू इंक्रीमेंट, है ना। क्योंकि इसमें क्या करोगे, पहले तो आपको उसको ब्रेक डाउन करने के लिए टाइम नीड होगा और उसके बाद आप उसे रिकंस्ट्रक्ट करोगे। ठीक है, अब कुछ जगह आपको लगेगा कि आइटरेटिव सिमिलर फॉर एसडीएलसी, वो कैसे होता है वो मैं बताती हूँ। एसडीएलसी के फेजेस इसमें एज इट इज फॉलो होंगे। ठीक है, तो मैं एक बार आपको राइट डाउन करके बताती हूँ। एसडीएलसी के फेजेस आप याद करते जाओ क्या क्या थे। ओके, तो आप आइटरेटिव में जो हाउस वाला एग्जांपल था वो आपको काफी हद तक उससे रिलेट कर पाए होंगे। उसको ब्रेक डाउन करना है और नया कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, तो अब इस समय आपको ना फेजेस के फॉर्म में बताती हूँ कि इसके फेजेस में सिमिलरिटी क्या है। एसडीएलसी और इसके फेज बिल्कुल सेम है जैसे इंक्रीमेंट में भी थे। सबसे पहले हमारा था रिक्वायरमेंट फेज, है ना। इसके बाद क्या था हमारा, एनालिसिस। इसके बाद था हमारा डिजाइन, फिर था हमारा इम्प्लीमेंटेशन जिसमें कोडिंग भी आएगी। ठीक है, एंड टेस्टिंग और मेंटेनेंस। ठीक है, फेजेस यही आपके कॉमनली यूज होंगे हर मॉडल में, बस इसके एग्जीक्यूट करने का वे चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब इस एसडीएलसी में क्या था कि आपको सिर्फ यही अप्रोच फॉलो करनी है, कहां से, टॉप से लेके बॉटम तक। आपके पास ये वाला ऑप्शन तो उसमें था ही नहीं। अब इसके साथ में ये हो सकता है, जो हमारा आइटरेटिव मॉडल है, ये सारे स्टेप मैं आपको बता रही हूँ आइटरेटिव के साथ में। ठीक है, जिसमें हमें पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर क्या करेंगे, हम रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, रीडिजाइन करेंगे, पुराना जो भी है उसको यूटिलाइज नहीं करेंगे क्योंकि रिक्वायरमेंट आती जा रही है। अब इसमें क्या हो सकता है, इसमें सपोज दैट आप इम्प्लीमेंट फेज पे हैं, ठीक है, और आपको अब डिजाइन में कोई चेंज कराना है। सडनली कस्टमर की नीड चेंज हो जाती है कि नहीं मेरे को ना डिजाइन में थोड़ा ऐसी चेंजेस चाहिए कुछ। आप इस फेज पे आ चुके हो, डिजाइन आपके एंड से कंप्लीट हो चुका है, तो अब आप क्या कर सकते हो, आप इम्प्लीमेंट फेज पे हो लेकिन आप डिजाइन पे बैकवर्ड मूव कर सकते हो। सपोज दैट आप डिजाइनिंग कर रहे थे, उस बीच कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट आई जो आपको लगता है कि अब मुझे फिर से उसको रिव्यू करने की नीड है ना। सपोज दैट पहले क्लाइंट ने बोला कि हर जगह मेरा फोन नंबर और ईमेल आईडी होनी चाहिए, सेकेंड लाइन में वो बोलते हैं कि नहीं मेरी ना पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करनी है, तो अब उनकी ही बातों में कॉन्ट्रडिक्शन है ना, एम्बिग्यूटी आ रही है। तो इस टाइप की अगर आपके पास चेंज आ रहा है तो आप वापस एनालिसिस फेज पे जाके उसको रिव्यू कर सकते हो कि मुझे क्या लेना है क्या नहीं लेना है।
क्योंकि अगर ये चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली डिजाइन भी चेंज होगा, है ना। तो अगर आप टेस्टिंग फेज पे हो और आपको लगता है कि कोई एरर आया, कोई कोडिंग में मुझे कोई चेंज करना है, तो आप वापस से इम्प्लीमेंटेशन फेज पे भी जा सकते हो, मेंटेनेंस से आप किसी और फेज पे भी जा सकते हो, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इटरेटिव मॉडल में क्या होता है, सॉफ्टवेयर रीडिजाइन होता है, एज वेल एज आपके पास बॉटम टू टॉप अप्रोच भी फॉलो करता है। ये हमारा बॉटम टू टॉप मूवमेंट हो सकता है, ठीक है, जो कि उसमें नहीं हो सकता था, पॉसिबल ही नहीं था, ठीक है। रिक्वायरमेंट सेम है, फेसेस सेम है। अब इम्प्लीमेंटेशन और आइटरेटिव में जो माइनर सा डिफरेंस है उसे याद रखना। उसमें एड ऑन होंगे फीचर्स, जो भी सॉफ्टवेयर ऑलरेडी बना हुआ है, हम जो बना रहे हैं, इसमें पूरे अगर रिक्वायरमेंट चेंज होती है तो पूरे का पूरा सॉफ्टवेयर जो होता है वो दोबारा से बनेगा, रीडिजाइन होगा, ठीक है। तो ये दोनों माइनर से डिफरेंस है दोनों मॉडल में। तो अब तक हमने जो मॉडल्स पढ़े एक बार आप मेमोराइज कर लीजिएगा। बिल्ड एंड फिक्स किया है, SDLC, थर्ड वन इज इम्प्लीमेंटेशन और फोर्थ वन इज इटरेटिव, ठीक है, इंक्रीमेंटल मॉडल। तो ये 4 मॉडल हमारे कंप्लीट हुए हैं। फेजेस सेम रहेंगे, फेजेस को यूज करने का वे चेंज होता गया है। तो यहाँ तक हमारे जो हैं ये 4 मॉडल्स कंप्लीट हुए हैं। अब एक बार इसको आप देख लीजिए और चार्ट के फॉर्म में आप मैंने मतलब मेमोराइज करने की कोशिश करिए कि इनमें क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलरिटी है, फेज क्या है, और इनमें जब सॉफ्टवेयर जाएगा इस फेज में तो उसका एग्जीक्यूशन कैसा होगा, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, रिक्वायरमेंट गैदरिंग से लेके मेंटेनेंस फेज तक हम जाएंगे तो वे कैसा होगा, सॉफ्टवेयर किस किस फेजेस से होके गुजरेगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आप लोग को। अगर यहाँ तक हो गया है तो फिर हम नेक्स्ट आगे के मॉडल्स कंटिन्यू करेंगे, जिसमें 2 सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल हैं जो हमें अभी करना है। नेम से ही आपको क्लियर होगा, एक होता है रेड, है ना, रेड मॉडल है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन रेड से आते हैं। उसके बाद है हमारा स्पाइरल मॉडल। SDLC से भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिंपल लगता है लेकिन इसमें से भी क्वेश्चंस काफी बनते हैं फ्रीक्वेंटली, MCQs और थियोरेटिकल जैसा भी हो। उसके बाद रेड और स्पाइरल, इनसे भी काफी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, तो इनको भी अच्छे से समझना है। फेजेस यही रहेंगे, वे ऑफ वर्किंग चेंज होगी, रेड में अलग होगा और स्पाइरल में अलग होगा। अभी तक हमारे 4 मॉडल कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम अपना मॉडल स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट प्रोसेस मॉडल, उसका नाम है रेड। इसका फुल फॉर्म क्या होगा, एनीबॉडी नोस? रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। किसने दिया था इस मॉडल को? इस मॉडल को दिया था IBM ने, है ना। तो इस मॉडल को IBM ने डेवलप किया था, रैपिड एप्लीकेशन मॉडल। ये बाकी मॉडल से थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है इसका। रैपिड एप्लीकेशन मॉडल में क्या होता है कि इसमें कस्टमर का जो इन्वॉल्वमेंट है वो नेसेसरी होता है। जो भी कस्टमर है ना उसका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए इसके अंदर, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किस तरीके से मैं बताती हूँ। सपोज दैट मैंने बोला कि मुझे एक ऐसी वेबसाइट डेवलप करनी है जिसमें मैं जो भी कंटेंट डालना चाह रही हूँ मैं वो स्टूडेंट्स के लिए उस वेबसाइट पे जो कंटेंट है वो अपलोड कर पाऊँ, जिससे मेरे जो भी स्टूडेंट हैं वो वहाँ जाके उस कंटेंट को एक्सेस कर पाए, ठीक है। सपोज दैट आप डेवलपर हैं, मैं एक कस्टमर हूँ। अब मैंने आपको बोला मुझे इस टाइप की एक वेबसाइट बना के देनी है। आपने बोला ठीक है मैं बना देता हूँ। आपने क्या किया, आपने एक छोटा उसका पार्ट बनाया, आपने एक होम पेज डिजाइन किया उस वेबसाइट का और आपने मुझे दे दिया कि मैम आप एक बार रिव्यू कर लो, मैंने ये होम पेज डिजाइन किया है, इज इट ओके। यानी कि आपने क्या किया, मैंने जो आपको अपनी नीड बताई उसके हिसाब में आपने एक सॉफ्टवेयर का एक स्मॉल सा मॉड्यूल, स्मॉल सा पार्ट मुझे डिजाइन करके दे दिया रिव्यू के लिए, ठीक है। मैं एक कस्टमर हूँ, आपने मुझे रिव्यू के लिए दिया, मैंने उसको देखा, मैंने बोला ठीक है एक काम करिए आप एक तो इसका फॉन्ट थोड़ा सा चेंज कर दिए, मुझे ये वाला फॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा चाहिए, आप इसके थोड़े से कलर कॉम्बिनेशन चेंज करिए, मुझे यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन ये चाहिए, और आप एक काम करिए मेरी ईमेल आईडी और फोन नंबर में भी चेंजेस है। मैंने अपने हिसाब से जो भी चेंजेस हैं मैंने आपको अपडेट कर दिए। अब आप क्या करेंगे, आप उन चेंजेस के साथ में आप वापस से उस मॉड्यूल पे जाएंगे और उन चेंजेस को परफॉर्म करेंगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होगा, जब आफ्टर चेंजेस आप फिर से मुझे वो मॉड्यूल भेजेंगे
रिव्यू के लिए कि मैम आपने जो चेंजेस बताए थे वो सारे हो गए हैं, अब एक बार आप देख लीजिए, उसे कंफर्मेशन दे दीजिए। मैंने देखा कि आपको, अब सपोज आपने चेंजेस किए, जो भी मैंने आपको चेंजेस बोले थे, आपने उस मॉड्यूल के ऊपर वो सारे चेंजेस परफॉर्म किए और आपने मुझे वापस से वो मॉड्यूल रिव्यू करने के लिए भेजा कि मैम आपने जो भी 3 4 5 जितने भी आपने चेंजेस बताए थे वो मैंने डन कर दिए, अब आप एक बार फाइनल रिव्यू करके मुझे बता दीजिएगा। मैंने देखा, मैंने आपका वो मॉड्यूल ओपन किया, देखा, अच्छा ठीक है, ये वाला मैंने बोला था ये चेंज हो गया, ओके, ये चेंज हो गया, ये चेंज हो गया, सारे चेंज हो गए, मेरी तरफ से आ गया आपको फाइनल रिव्यू आ गया कि हाँ भाई ये बिल्कुल एप्रोप्रिएट है जैसा मुझे चाहिए था। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब एक वेबसाइट जैसे आप बना रहे हो तो उसमें एक पेज तो होगा नहीं, है ना, उसमें और भी बहुत सारे पेजेस डिजाइन होंगे, और भी बहुत सारी फंक्शनलिटी परफॉर्म होंगी, डेटाबेस बनेगा, तो अब आप उसका नेक्स्ट मॉड्यूल पे काम करोगे। वरना एक कंप्लीट हो गया, एक मॉड्यूल बनाया, कस्टमर को रिव्यू कराया, उसका फीडबैक लिया, नेक्स्ट मॉड्यूल पे गए, उसको कंप्लीट किया, जिसको क्या बोलते हैं हम, प्रोटोटाइप। बहुत सारी बुक है ना, अगर आप प्रेसमेंट फॉलो करेंगे ना तो उसमें आपको वर्ड मिलेगा प्रोटोटाइप, और एक और वर्ड मिलेगा आपको मिनिएचर, यानी कि सॉफ्टवेयर का एक मिनिएचर क्रिएट करेंगे आप, जिसको बोलेंगे स्मॉल मॉड्यूल। प्रोटोटाइप का मतलब होगा यहाँ पे एक स्मॉल मॉड्यूल बनाएंगे आप, और हर एक मॉड्यूल के बाद छोटे छोटे प्रोटोटाइप में डिवाइड करेंगे, कस्टमर से रिव्यू लेंगे, उसके रिव्यू के हिसाब से उसमें अमेंडमेंट होंगे, उसके बाद आप नेक्स्ट मॉड्यूल पे जाएंगे, इस तरीके से काम होगा। ठीक है, जिससे क्या होता है, रैपिड, नाम से क्लियर हो रहा है ना, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, कि रैपिडली वो रिव्यू के लिए जा रहा है, जितना करेक्ट होता जा रहा है उसके बाद हम नेक्स्ट मॉड्यूल पे मूव करते जा रहे हैं। इसलिए इसमें कहा गया है कि कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी किसी मॉडल में कस्टमर बीच में इंटरप्ट नहीं कर रहा था, हम कस्टमर को प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे थे आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन, उससे नीड ली थी, बीच में उसकी रिक्वायरमेंट चेंज हो रही थी, वो हम अपडेट कर रहे थे, लेकिन उसके साथ में हर एक मॉड्यूल या हर एक प्रोटोटाइप के बारे में इंटरेक्शन नहीं कर रहे थे, उसको हम डिलीवर कर रहे थे फुल डेवलपमेंट डिजाइन प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, छोटे छोटे प्रोटोटाइप में के थ्रू हम कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करेंगे, ये डिजाइन हो गया, अब आप ये देख लीजिए, ये परफेक्ट है, ओके, अब मैं नेक्स्ट प्रोटोटाइप पे जाता हूँ। इसलिए यहाँ पे कस्टमर का इक्वली इन्वॉल्वमेंट होता है जितना कि किसी भी डेवलपर का होगा, यानी कि इक्वल डेवलपमेंट और कस्टमर का जो भी होता है इन्वॉल्वमेंट इक्वल होता है। ठीक है, क्योंकि ऑफ कोर्स रिव्यू उसको देना है और चेंजेस परफॉर्म करने हैं डेवलपर को, तो कस्टमर यहाँ पे फुली इन्वॉल्वमेंट होता है इस मॉडल में। तो रैड एक बार आप देख लीजिएगा, रैपिड से मतलब ये होता है कि जितना हम डिजाइन करते जा रहे हैं उतने का हम रिव्यू भी लेते जा रहे हैं साथ के साथ। ठीक है, बाकी ये पूछते हैं कि डिजाइन किसने किया था, कब किया था, तो वो मैंने आपको बता दिया, IBM के द्वारा इसको डेवलप किया गया था 1986 के अराउंड, 84-86 कई बुक्स में वेरी करता है, बट 86 में इसको डेवलप किया गया था। तो ये जो हमारा प्रोसेस मॉडल है, यहाँ से स्टार्ट होता है कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट। तो आई होप रैड तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रोटोटाइप वर्ड मिले तो यहाँ पे प्रोटोटाइप वो वाला प्रोटोटाइप मत समझना जो C++ में पढ़ते हैं हम। यहाँ पे प्रोटोटाइप का मतलब होता है मिनिएचर, सॉफ्टवेयर का एक छोटा सा मिनिएचर क्रिएट किया और उसके थ्रू कस्टमर के साथ हमने इंटरेक्शन किया, उसका फीडबैक लिया कि ये ठीक है या इसमें कोई अमेंडमेंट करना है। ठीक है, अब आफ्टर रैड सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल है हमारा, जो कि हम अभी तक जिस तरीके की बात किसी भी मॉडल में नहीं की गई थी। जैसे कि रेड में यूनिकनेस क्या थी फॉर अदर मॉडल के कंपैरिजन में, कि यहाँ पे कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट नेसेसरी है, जो किसी और मॉडल में नहीं था। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दी हूँ, जो कि किसी भी मॉडल ने जिसके बारे में कभी बात ही नहीं की, जो कि बहुत ही कॉमन चीज है, रिस्क मैनेजमेंट। अभी तक हम ये मान के चल रहे थे कि हम जो भी डेवलप कर रहे हैं वो बिल्कुल परफेक्ट ही बन जाएगा, उसमें किसी तरह की कोई रिस्क एनालिसिस नहीं कर रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे, फिजिबिलिटी स्टडी कर रहे थे, वो भी स्टार्टिंग में। ठीक है, लेकिन रिस्क की बात किसी मॉडल ने नहीं की। स्पाइरल मॉडल इज टोटली वर्क अलोंग विथ रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, स्पाइरल मॉडल ने सबसे पहले बात की थी रिस्क की, कि अगर कोई क्योंकि सॉफ्टवेयर अगर आप डेवलप कर रहे हो तो सॉफ्टवेयर के साथ में रिस्क होना तय है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि सॉफ्टवेयर में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो स्पाइरल मॉडल जस्ट लाइक अ स्पाइरल,
तो इसमें अलग अलग फेजेस होते थे ना, जैसे सपोज दैट यहाँ से हमने स्टार्ट किया तो सबसे पहला फेज होता था प्लानिंग, ठीक है, फिर डिजाइन, कोडिंग, इस तरीके से होता था ना, रिस्क एनालिसिस, टेस्टिंग, इम्प्लीमेंटेशन। तो ये क्या होता था, एक एक फेज में होता था, एक एक पूरा सर्कल कंप्लीट हुआ, ये सारे फेज एग्जीक्यूट हुए, फिर हम नेक्स्ट फेज पे जाते हैं। तो यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट होता था, जो कि स्पाइरल मॉडल में ही होता है, बाकी किसी ने बात नहीं की। अब हम कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो उसमें रिस्क होने के चांसेस भी ये होते हैं कि वो सॉफ्टवेयर के साथ में कुछ भी हो सकता है। सपोज दैट अब कई बार ऐसा होता है ना कि कॉलेज में हमारा कोई भी सेमिनार या प्रेजेंटेशन होता है, तो हम क्या करते हैं कि हमने प्रेजेंटेशन प्रिपेयर किया, मोस्टली स्टूडेंट के साथ में ऐसा होता है, तो हम क्या करते हैं पेन ड्राइव में भी कैरी कर लेते हैं, लैपटॉप में भी फाइल स्टोर कर लो, खुद को मेल भी कर लेते हैं कि ऐसा ना हो कि वहां पे किसी तरीके का कोई इशू आ जाए और वहां पे कोई डिवाइस रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा है, कनेक्ट नहीं हो रहा, तो ऐसा ना हो कि वो हम जिस पर्पज से बनाया है वो फुलफिल ना हो। होता है ना ऐसा कि पेन ड्राइव में भी ले चलो, लैपटॉप में भी वर्जन वेरी, कई बार ऐसा होता है, मेरे साथ ही हुआ था कि मैंने एक जो वर्जन बनाया था वो कॉलेज का जो भी है उसमें ओपन ही नहीं हो रहा था, तो वो इशू है। खुद को मेल भी कर लेते हैं कि हाँ भैया अगर कुछ नहीं चलेगा तो हम मेल से ओपन कर लेंगे। तो ये किस चीज को दिमाग में रखते हम करते हैं कि ऐसा होगा तो रिस्क नहीं ले सकते हैं, वी डोंट लूज आवर प्रोजेक्ट, है ना। तो उसके हिसाब से ये सारी चीजें मेंटेन होती हैं। तो जब हम मॉडल की बात करते हैं तो रिस्क के बारे में बात की थी स्पाइरल मॉडल ने। अब स्पाइरल को बन दिया किसने था, याद है, मैरी बोहेम, है ना। इन्होंने क्या बन दिया था, स्पाइरल मॉडल। तो उसमें इन्होंने ही ये वाला फैक्टर स्टार्ट किया, इसके बारे में बात की कि भाई आप सॉफ्टवेयर बना तो रहे हो, बिल्कुल आपने प्रिसाइसली रिक्वायरमेंट ले ली, प्रॉपर एनालिसिस किया, सारे फेजेस आप प्रॉपर इंप्लीमेंट कर रहे हो, फाइंड कर रहे हो, लेकिन रिस्क का क्या, अगर सॉफ्टवेयर फेलियर होता है तो उसके लिए क्या है, किसी तरीके का कोई भी रिस्क आता है तो वो कैसे मैनेज होगा। तो रिस्क को मैनेजमेंट का जो फैक्टर है वो स्पाइरल के अंदर कवर अप होता है। इसीलिए मोस्टली जो भी रियल लाइफ प्रोजेक्ट हम बनाते हैं, जो डायनेमिक बनते हैं, वो सारे स्पाइरल मॉडल को यूज करते हैं। जितने भी डायनेमिक प्रोजेक्ट हम डेवलप करते हैं जिसमें रिस्क होने के चांसेस, फेलियर के चांसेस ज्यादा होते हैं, वी यूज स्पाइरल मॉडल हियर। इसके ऑथर का भी नाम आता है। और आप बात करेंगे फेसेस वही सारे सेम रहेंगे जो फेसेस हम उसमें यूज कर रहे थे, बट इसमें ये वर्क इस तरीके से करेंगे, ये वर्क करेंगे इन द फॉर्म ऑफ स्पाइरल। एक फेज कंप्लीट हुआ, सेकेंड फेज, थर्ड फेज, फोर्थ फेज, फिफ्थ फेज, ये क्या हुआ, एक स्टेप कंप्लीट हुआ। आप यहाँ से ब्रेक नहीं करना है, उसके बाद कंटिन्यू जस्ट लाइक अ स्पाइरल होता है ना, उसकी तरफ से ये सारे फेजेस इंक्लूड होंगे, ठीक है। तो इसको एक बार देख लीजिए आप, इसका डायग्राम भी कुछ इसी तरह बनेगा, वो आप एक बार देख लीजिएगा। अगर बुक की बात करें कि कौन सी बुक में सारे आपको बिल्कुल कॉन्टिन्यूस मैनर में मिल जाएंगे, तो आप रॉगन एस प्रेसमैन यूज कर सकते हो, उसको आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। टाटा मैकग्रा-हिल पब्लिकेशन की बुक है, ठीक है, उसको आप फॉलो कर सकते हो, उसमें आपको सारे मॉडल्स मिल जाएंगे। ये फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में है शायद, तो उसमें आपको सारे डायग्राम विद डायग्राम मिल जाएंगे। क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का अगर आपका थ्योरेटिकल पेपर अगर आपके यहाँ होना है, तो थ्योरेटिकल पेपर में हर एक मॉडल के साथ में ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन आपका जितना क्लियर होगा, जितना बेटर होगा, उतना ज़्यादा स्कोर करने के चांसेस होते हैं। क्योंकि कंटेंट आपको जब ये सारे मॉडल हो जाएंगे ना, तब आपके दिमाग में सारी चीज़ें सेम लगेंगी, उसमें भी एनालिसिस होता था, इसमें भी होता है, तो डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस जो होगा हमारा ना, वो डिफरेंस कैसे क्रिएट होगा, वो जब आप डायग्रामिकली ग्राफिकली रिप्रेजेंट करोगे चीज़ों को। आप SDLC में भी वही फेज होते हैं। अब अगर आपने प्रीसियसली बिल्कुल नोट डाउन नहीं किया होगा ना, तो आइटरेटिव मॉडल के फेसेस SDLC के आपको बिल्कुल सिमिलर लगेंगे, बट अप्रोच डिफरेंट है, ठीक है। इंक्रीमेंटल मॉडल, प्रोटोटाइप मॉडल भी सेम लगेगा, बट बोथ आर डिफरेंट। तो जितना ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे आप मॉडल्स को, उतना बेटर अंडरस्टैंडिंग भी होगी, एज वेल एज आपका स्कोर मतलब इंक्रीज होगा। सेकेंड, अगर आपके यहाँ MCQs पैटर्न फॉलो होता है, चाहे वो इंटरनल एग्जाम हो, एक्सटर्नल, या कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हो, तो भी आपको की पॉइंट्स लिखना पड़ेंगे साथ के साथ,
सो दैट, क्योंकि इसके जब आप आंसर देते हो ना, तो जब एमसीक्यूज में सारे ऑप्शंस ना सिमिलर टाइप के ही लगते हैं, तो उसमें थोड़ा सा ना लॉजिकली थिंकिंग के साथ में करना पड़ेगा कि दोनों ऑप्शन करेक्ट है, तो आप यहाँ पे किस करेक्ट ऑप्शन के साथ में आ जाए, है ना, तो उसका बहुत फर्क पड़ता है। तो जैसे हम एनटीए नेट या जो भी एग्जाम आप आगे जाके देना चाहते हैं, तो उसके पर्पज से भी ना आप की पॉइंट्स के अपने नोट्स प्रिपेयर करते रहें, थ्रू बुक, थ्रू जैसे भी आप कर रहे हैं, लेकिन वो आपके माइंड में क्लियर कट होना चाहिए। जैसे मैंने लास्ट में एमसीक्यूज में आपको पूछा था कि स्टूडेंट प्रोजेक्ट में कौन सा मॉडल एप्लीकेबल होगा, वहाँ पे दोनों मॉडल्स के नाम थे, कोड एंड फिक्स भी था, वाटरफॉल भी था। चलो स्पाइरल और रेड तो क्रॉस हो जाएंगे क्योंकि वो स्टूडेंट प्रोजेक्ट में यूज नहीं होते हैं, बट ये दोनों होते हैं, तो हमें किसके साथ जाना है। तो इस तरीके से आपको इन सारे मॉडल्स के की पॉइंट्स अपने नोट्स में मेंशन करना है, एज वेल एज ग्राफ्स आप जितने ज़्यादा क्रिएट करेंगे उतना आपको अंडरस्टैंडिंग रहेगा, आपके माइंड में एक पिक्चर इमेज क्लियर हो जाएगी कि इसमें इस तरीके से एग्जीक्यूशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे प्रोसेस मॉडल बाइंड अप होते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट सारे प्रोसेस मॉडल हमने कर लिए हैं। अब एक बार आप सभी को एक साथ स्टडी कर लीजिएगा, कहीं पे किसी को अगर कोई डाउट आता है तो आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, मेरे एंड से मैंने प्रोसेस मॉडल कंप्लीट करा दिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो प्रोसेस मॉडल के आगे वाला पार्ट होगा। ठीक है, तो प्रोसेस मॉडल यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।